अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तुर्की में ज़लज़ला आया और इसकी शिद्दत एक की रिकॉर्ड की गई 7.4 और दूसरे की 7.8। तो इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज पेश की जा रही हैं। तो आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस चीज़ का कि क्या ये ज़लज़ला किसी टेक्नोलॉजी की वजह से आया है कि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर था जो कि पूरी दुनिया में आते रहती हैं। सबसे पहले अगर यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे की बात की जाए सर्विस की, तो ये कहते हैं कि 11 माइल्स गहराई में ये ज़लज़ला था, 17.9 किलोमीटर गहराई में। और जो तुर्की की डिज़ास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके मुताबिक पहला ज़लज़ला 7.4 मैग्नीट्यूड का था और दूसरा गालबन 7.8 मैग्नीट्यूड का था। अब तक जो डेथ है ये 5000 क्रॉस कर चुकी है। और अगर शाम की बात की जाए तो शाम में भी ये 1600 से ज़ायद डेथ अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ज़लज़ले का जो मरकज़ था ये करहामन और गैज़ेंटेप सिटी था, तो इसके आसपास ही ज़्यादातर तबाही हुई है। ये साउथ और ईस्ट तुर्की बनता है और इसके साथ ही लगता है शाम भी, तो इसी एरिया में ज़्यादातर तबाही भी सामने आई है। अब तुर्की के बारे में बताया जाता है कि ये एनातोलिया प्लेट के ऊपर लोकेट करता है और ये एनातोलिया प्लेट में फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने आ रही होगी, तो ये आप देख सकते हैं फॉल्ट लाइंस। ये जो नॉर्थ फॉल्ट लाइंस है इसी के एरिया में ये ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ पहले भी बहुत सारे ज़लज़ले आ चुके हैं। 1999 में आने वाले ज़लज़ले से कोई 17,000 से ज़ायद हलाकतें हुई थी। इसी तरह 1822 में भी एक ज़लज़ला आया था जो कि 7.4 मैग्नीट्यूड का था। एक ज़लज़ला 19वीं सेंचुरी में भी आया था जिससे जो ओवरऑल नुकसान हुआ ये 7,000 डेथ का हुआ था। ये अलीपो सिटी में आया था और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान तब हुआ था। यानी ये जो एरिया है यहाँ ज़लज़ले आते रहती हैं। अगर 5 से नीचे शिद्दत के ज़लज़ले आए तो वो एक नॉर्मल ज़लज़ले होती हैं और वो कोई ज़्यादातर महसूस भी नहीं किए जाते। पता लग जाता है कि ज़लज़ला आया लेकिन उनका कोई इतना ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। अब ये जो अनातोलिया प्लेट है इसमें जो फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं इन्हीं की वजह से ज़्यादातर ज़लज़ले आती हैं और ये साइंटिफिक रीज़न है इस ज़लज़ले की जो कि बताई जा रही है। अब आते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ। तो दोस्तों इस ज़लज़ले को जोड़ा जा रहा है हार्प टेक्नोलॉजी के साथ। हार्प का मतलब है हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। ये यूएस रिसर्च सेंटर स्टडीज़ का एक प्रोग्राम है जिसमें आइनोस्फेयर की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर के ऊपर स्टडी की जाती है। तो तुर्की में आने वाला ज़लज़ला ये कहा जा रहा है कि तुर्की ने नेटो का जो एक्सपेंशन प्लान था उसकी मुखालफत की थी एक हफ़्ता पहले, तो उसी की बुनियाद के ऊपर तुर्की को सज़ा दी गई है और हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तुर्की में ज़लज़ला पैदा किया गया है। अब कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, ये आप एक वीडियो में देखें कि इसमें मुख्तलिफ लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी। ब्लू लाइट का जिक्र किया जा रहा है तुर्की में कि ये लाइट बिल्कुल साफ़ मौसम था, मौसम में ऐसा नहीं है कि कोई ख़राबी थी, तो ये इतनी ज़्यादा लाइट किस तरह पैदा हो रही है। ये ब्लू लाइट है और ये पैदा हो रही है, वादिया नज़र आ रही है। तो नॉर्मली कभी ऐसा देखा नहीं किया जो कि इस ज़लज़ले के दौरान देखा गया, क्योंकि अगर तो कोई मौसमी तब्दीली होती, कोई मौसम ख़राब होता तो फिर इस तरह की लाइटिंग सामने आती तो कहा जा सकता था कि ठीक है। तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जो ब्लू लाइट है ये हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से सामने आई है। सी लेवल से अगर देखा जाए तो 48 किलोमीटर से लेकर 965 किलोमीटर तक ये वो एरिया जिसे आइनोस्फेयर का नाम दिया जाता है और इसी की स्टडी को आइनोस्फेयर कहती हैं। और हार्प टेक्नोलॉजी में हाई फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करके, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके इसी एरिया की स्टडी की जाती है और उसके अंदर अगर बदलाव किसी भी किस्म का किया जाए तो वो ज़लज़ले और मौसमियाती तब्दीली का बायस बन सकता है। और इसे आइनोस्फेयर इसलिए कहा जाता है कि सूरज की रोशनी जब ज़मीन की तरफ आती है तो इस एरिया में आइंद बन जाती हैं रिएक्शन की वजह से, तो इसी वजह से इसे आइनोस्फेयर का नाम दिया जाता है। 11 अगस्त 2015 को ये जो फैसिलिटी है, रिसर्च लैब है, ये अलास्का यूनिवर्सिटी को मुंतकिल कर दी गई थी यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स की तरफ से कि अब यही इसके ऊपर एक्सप्लोर करें और स्टडीज़ वगैरह करें। अब ये जो इल्ज़ामात लगाई जा रही हैं इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि बड़े बड़े जो दुनिया के लोग हैं वो पहले भी अमेरिका के ऊपर इल्ज़ामात लगा चुकी हैं। जैसा कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 2010 में एक सैलाब आया था और ईरानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमद नेसाद की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये फ्लड अमेरिका की टेक्नोलॉजी हार्प का नतीजा है। अमेरिका ने मौसम में तब्दीलियाँ की जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये सैलाब आए। इसके अलावा दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला
होगो चावेज़ की जानिब से भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि हैती में 2010 में ही गालबन एक ज़लज़ला आया था, तो उसमें जो ज़लज़ला था, अर्थक्वेक था, ये भी हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से आया था। जापान में भी अर्थक्वेक आया 2011 में, और फिलीपाइंस में भी लैंडस्लाइड वगैरह हुई मैसिव तौर पर। तो ये सारा कुछ हार्प के ऊपर इल्ज़ामात लगाई के, यानी दुनिया के प्रेसिडेंट इल्ज़ामात लगा रही हैं और लगा रही हैं अमेरिका के ऊपर, और टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रही है हार्प टेक्नोलॉजी। अब इस इल्ज़ामात के जवाब में जो जवाब सामने आ रही हैं वो ये हैं कि ये जो लाइट्स वगैरह नज़र आ रही हैं तुर्की में, ये पावर ब्रेकडाउन है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सवाल फिर भी काफ़ी लोगों के ज़हन में आ रही हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, हर जगह तो पावर ब्रेकडाउन बड़े पैमाने के ऊपर नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका की गड़बड़ है जो कि सामने आई है, और ये इसलिए आई है कि अमेरिका और यूरोप ये चाहते थे कि नेटो का एक्सपेंशन किया जाए, और तुर्की ने इसकी मुखालफत की है। अब इसमें दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन भी ट्विटर में सामने आती है जिसका नाम है सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे। तो ये प्रिडिक्ट करती हैं तुर्की में आने वाले जल्जले को, और कुछ ही दिन पहले करती हैं, और साथ में ये पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान में भी प्रिडिक्ट कर रही हैं कि यहाँ भी जल्जला आ सकता है। तो इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है, पाकिस्तान में भी तबाही फैलाई जा सकती है। अब यहाँ ये है कि अगर फ़र्ज कर लें कि यह हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से सारा कुछ हुआ है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पहले से सामने लाई जा सकती हैं, क्योंकि ये पूरा फिर एक नेटवर्क होगा ना, जिसमें मुख्तलिफ अदारे साइंटिफिकली ये कहना शुरू कर दें कि यहाँ जल्जला आ सकता है, यहाँ जल्जला आ सकता है, ताकि ये बात छुप जाए और हार्प टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र ना पड़े या इसके ऊपर इल्ज़ामात ना जाए। क्योंकि पहले भी जो सदर हैं वो इल्ज़ाम लगा चुकी हैं, और सदर आपको पता है कि कोई भी छोटा ओहदा नहीं होता, मतलब सदर के नीचे उस मुल्क की सारी फोर्स होती है जो खुफिया मालूमात सबसे बड़े ओहदे वाले शख्स के पास लेकर आ सकती है। तो यकीनन अगर सदर इल्ज़ामात लगाती हैं, मुल्क के सरबराह इल्ज़ामात लगाती हैं, तो यकीनन वो कुछ ना कुछ ऐसा जानती हैं जो बाकी दुनिया नहीं जानती। अब इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ सामने आई इस ओवरऑल सिनेरियो में, और वो है ज़मीन की रोटेशन, जो ज़मीन का अंदरूनी कोर है उसकी रोटेशन। तो पता ये चला है कि ज़मीन का जो अंदरूनी कोर है उसकी रोटेशन में आ रही है थोड़ी सी तब्दीली, और उस तब्दीली की वजह से ही पाकिस्तान और बाकी दुनिया में तुर्की और बाकी दुनिया में जल्जले आ सकती हैं। अब दोस्तों चलती हैं इसराइल की तरफ कि इसराइल में इसके असरात क्यों नहीं पहुंचे। तो खैर अगर छोटे मोटे जल्जलों की बात की जाए और इसके रिकॉर्ड की बात की जाए, तो इसराइल में कल भी जल्जला आया था, यानी 8 फरवरी को, और ये कुछ 4.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, और इससे कोई तबाही नहीं फैली, इसलिए कोई इस पर बात नहीं की गई। तो यानी दोनों अगर थ्योरीज को देखा जाए तो दोनों में वजन है कि एक बड़े बड़े लेवल के ओहदेदारान इल्ज़ामात लगा चुकी हैं अमेरिका के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई हो भी सकती है। दूसरा दोस्तों, ये जो एरिया जहाँ अब भी जल्जला आया, ये एक नेचुरल प्लेस है जल्जले की, यहाँ पहले भी बड़े बड़े जल्जले रिकॉर्ड किए जा चुकी हैं। अब यहाँ अगर इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि अमेरिका में ये जो जल्जला तुर्की में ये जो जल्जला आया है, अमेरिका ने प्लान ही ऐसा किया था कि उस एरिया में आए जहाँ पहले भी बहुत सारे जल्जले आती हैं, ताकि कोई भी हार्प टेक्नोलॉजी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगा पाए, और इससे ये बात छुप जाए और सारे कहें कि ये नेचुरल डिज़ास्टर था। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। अब हर कोई अपने लिहाज से सोच सकता है, ये आप दोस्तों के ऊपर है कि आप किस तरह सोचती हैं और आप किस तरह समझती हैं कि क्या ये अमेरिका की वजह से जल्जला आया है या ये एक नेचुरल डिज़ास्टर था।